नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश 2 बजे दोपहर 5 बड़ी खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। इसमें पहली खबर पीएम नरेंद्र मोदी के एमपी दौरे को लेकर के है, जहां वे 3 जगहों पर जनसभा करेंगे। दूसरी खबर दिल्ली से है, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत जनहित याचिका खारिज हो गई। वहीं तीसरी खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां कांकेर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित कर कांग्रेस पर निशाना साधा। चौथी खबर यूपी से है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ मुख्तार अंसारी की कब्र पर फातिहा पढ़ने को लेकर विपक्ष ने जमकर घेरा। पांचवी और आखिरी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां एनआईए ने छापा मारा है। तो इस 5 विंडो के जरिए हम आपको 5 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं। पहली खबर एमपी में मोदी के आने को लेकर के होगी। वहीं दूसरी खबर जहां दिल्ली में केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है, उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। इसके साथ ही पांचवी और आखिरी खबर जम्मू में एनआईए की रेड पड़ी है, छापेमारी कार्रवाई चल रही है। और तो ऐसा 5 विंडो के जरिए हम आपको 5 बड़ी खबरें दिखा रहे हैं, जिसमें पहली खबर मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के आने को लेकर के है, उनकी जनसभाओं को लेकर के है। दूसरी खबर केजरीवाल को लेकर के है, जहां उन्हें बड़ा झटका लगा है। तीसरी खबर छत्तीसगढ़ के रण में अमित शाह पहुंचेंगे। वहीं चौथी खबर योगी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। पांचवी और आखिरी खबर जम्मू में एनआईए की रेड को लेकर के है। चलिए पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 24 अप्रैल को एमपी के दौरे पर आएंगे। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में पीएम एक ही दिन में 3 लोकसभाओं में पहुंचेंगे। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी 24 अप्रैल को दोपहर करीब 12 बजे सागर पहुंचकर जनसभा को संबोधित करेंगे। सागर के बाद पीएम मोदी बैतूल पहुंचेंगे। यहाँ बीजेपी प्रत्याशी दुर्गादास उइके के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद शाम 7:30 बजे भोपाल में रोड शो करेंगे। तो देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के ताबड़तोड़ दौरे मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आम सभा बहुत ही अहम मानी जा रही है। और लगातार 400 पार के नारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगाते रहे हैं और अब सागर में जाएंगे। सागर में दलित वर्ग को साधने की पूरी कवायद बीजेपी की साफ तौर पर नजर आएगी। इसके साथ ही हरदा भी सीएम जाने वाले हैं और शाम 7:30 बजे राजधानी भोपाल में रोड शो पीएम करेंगे। इसी खबर पर हमारे सहयोगी अनिरुद्ध हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, जिस तरह से देखा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूरी तैयारियां बीजेपी कर रही है और ताबड़तोड़ दौरे हम देख रहे हैं, पीएम मोदी 24 तारीख को भी आने वाले हैं। ऐसे में सागर भी जाएंगे, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों को साधने की पूरी कोशिश, क्योंकि पिछले चुनाव में आदिवासी क्षेत्रों से बीजेपी को कम वोट्स मिले थे। ऐसे में इस बार कितना असर देखने को मिलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार दौरे देश भर में भी जारी हैं। और जहां तक बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव में उनकी कई सभाएं हो चुकी हैं। सबसे पहले वो प्रथम चरण में भी उन्होंने दमोह में, जब 19 तारीख को लोकसभा चुनाव का पहला चरण था मध्य प्रदेश में, उस वक्त उन्होंने दमोह में सभा ली थी। इसके अलावा वे जबलपुर आ चुके हैं, बालाघाट आ चुके हैं, नर्मदापुरम के पिपरिया में उन्होंने सभा ली है। और 24 तारीख को यानी अगले 2 दिनों बाद वो भोपाल में शाम को रोड शो करेंगे। और इसके पहले वो सागर और बैतूल के हरदा में, बैतूल लोकसभा जो सीट है उसमें हरदा आता है, वहां पे एक बड़ी सभा करने जा रहे हैं। और जहां तक बात करें भोपाल की, तो 24 तारीख को शाम को उनका बड़ा रोड शो है। एसपीजी ने पूरी तरह से भोपाल को अपने प्रोटेक्शन में ले लिया है। रिहर्सल की जा रही है। जिस रूट पे प्रधानमंत्री का रोड शो है वो पुरानी विधानसभा से लेके न्यू मार्केट के एपेक्स स्क्वायर तक है, वो उनका रोड शो है। उसके लिए पूरी रिहर्सल की जा रही है। आज दोपहर से कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो और एसपीजी और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से रिहर्सल कर सकें। और भोपाल में कांग्रेस प्रत्याशी के अचानक मजबूत होने से प्रधानमंत्री को खुद दौरा करना पड़ रहा है। और प्रधानमंत्री के दौरे से निश्चित ही भोपाल में भारतीय जनता पार्टी वर्कर्स के साथ आम जनता में भी जोश भरेगा। और ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री एक भव्य रोड शो करने जा रहे हैं। अभी तक उनके रोड शो हुए, लेकिन वो किसी न किसी कारण से निरस्त हुए या फिर उन्हें छोटा किया गया। इसके पहले वो रोड शो जो उन्होंने किया था वो रोड शो नहीं कहा जा सकता। जम्बूरी मैदान में छोटा सा एक रोड डिस्प्ले किया था उन्होंने रोड शो का। आज ये पहला मौका है जब 24 की शाम को उनका बड़ा रोड शो होगा, जिसका इंतजार भोपाल की जनता को लंबे समय से था। ठीक है अनिरुद्ध, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के कब्जे वाले हरदा में भी जनसभा करेंगे। राजधानी भोपाल में विशाल रोड शो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होने वाला है। पीएम मोदी 24 तारीख को
मध्य प्रदेश आ रहे हैं, सागर जाएंगे, हरदा में भी जनसभा और भोपाल में शाम 7:30 बजे विशाल रोड शो किया जाएगा। पुराने विधानसभा से लेकर के न्यू मार्केट के एपेक्स बैंक तक ये पूरा रूट मैप तैयार किया गया है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, जहां दिल्ली हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। हाईकोर्ट ने उनका कार्यकाल पूरा होने तक प्रवर्तन निदेशालय सहित उनके खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत पर रिहा करने से मना कर दिया। चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि अदालत आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती। भारत के संविधान में निहित समानता का सिद्धांत और कानून का सबसे ऊंचा है और भारत के संविधान में जनता का विश्वास कायम रखना बहुत जरूरी है। तो हाईकोर्ट ने 75,000 का जुर्माना भी लगाया है और हाईकोर्ट का कहना है कि संविधान में जनता का विश्वास कायम रखना बेहद जरूरी है। केजरीवाल को राहत नहीं पहुंची है, हाईकोर्ट ने 75,000 का जुर्माना भी लगाया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने तमाम बातें कही हैं, संविधान का भी जिक्र इस दौरान किया गया है। तो जिस तरह से उम्मीदें आम आदमी पार्टी ने लगाई थी, केजरीवाल ने लगाई थी कि उन्हें राहत मिल सकती है, लेकिन एक बार फिर से केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। तो हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं पहुंची, जमानत पर लगी जनहित याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है और ये बात कही है कि संविधान में जनता का विश्वास कायम रखना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने तमाम बातें कही और एक बार फिर से केजरीवाल को राहत नहीं पहुंची। तो लंबा इंतजार था केजरीवाल को और उनकी पूरी पार्टी को कि केजरीवाल को जेल से रिहाई मिल सकती है, जमानत पर वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बार फिर से उनकी मुश्किलें और बढ़ी हैं, उन्हें एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, जहां हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है और इसके साथ ही याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसी खबर पर दिल्ली से हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, जिस तरह से लगातार आम आदमी पार्टी, केजरीवाल उम्मीद लगा रहे थे कि बड़ा राहत उन्हें मिल जाएगा, लेकिन इस बार फिर से उनकी जो याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है उम्मीदों। और इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह बात कही है, संविधान का भी जिक्र किया है, कहा है कि संविधान में जनता का विश्वास कायम रखना बहुत जरूरी है। और अब एक बार और बड़ा झटका, लोकसभा चुनाव भी बेहद करीब है, किस तरह से इसे देखिए, कितना असर दिल्ली में देखने को मिलेगा? देखिए, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट में आ जाती है और हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई होता है और ये भी सुनिए कि याचिकाकर्ता के ऊपर भी 75,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। आम आदमी पार्टी का ये एक अंतिम कोशिश था जिससे कि अरविंद केजरीवाल को छुड़वा सके, अरविंद केजरीवाल को बेल ले सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि याचिकाकर्ता पे 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। और ये बहुत बड़ा आम आदमी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, उनके नेताओं के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से बिल्कुल 1 महीना का समय रह गया है लोकसभा चुनाव में और आने वाले मई में लोकसभा का चुनाव भी होना है दिल्ली में, तो जिस तरीके से उनको एक झटका लगा है बहुत बड़ा। और इस पे ये भी है कि याचिकाकर्ता पर 75,000 का जुर्माना लगा है, तो काफी कुछ अहम हो जाती है। राहुल, लगातार इमोशनल कार्ड भी आम आदमी पार्टी खेल रही है और ये बात भी ये लोग कह रहे हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। किस तरह से इमोशनल कार्ड जो है वो दिल्ली में असर करने वाला है? इसके साथ ही सीट भी शेयर किया गया है यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान। देखिए, आम आदमी पार्टी 22 मार्च से इमोशनल कार्ड खेल रही है। इमोशनल कार्ड में उन्होंने लोगों तक पहुंचा रही है ये बात कि केजरीवाल को, जिस तरीके से केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि जो वोट बैंक है, इस इमोशनल से उनको वोट बैंक का शायद सहानुभूति मिल जाए कुछ ना कुछ। और उसके बाद जैसे कि अगर आप देख लीजिए, डायबिटीज का जो मामला है, जो आतिशी इंसुलिन लेकर के जो है तिहाड़ जेल के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया और आतिशी बार बार ये आरोप लगा रही है कि जो सरकार है उसका रवैया ब्रिटिश सरकार से भी ज्यादा वो बड़ा हो जाता है। तो ब्रिटिश में अंग्रेज भी ऐसे नहीं करते थे उस सरकार में, तो इस तरीके से जो है आतिशी इस चीज को, इस मामले को और ज्यादा वो कर रही है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि डायबिटीज को ले लीजिए या उनके हेल्थ को ले लीजिए, हेल्थ से भी जो है आम आदमी पार्टी काफी परेशान थी और इसको लेकर के भी जो है आम आदमी पार्टी कोर्ट में गई थी। लेकिन आज इनको बहुत बड़ा झटका लगा है और आने वाले टाइम में, अभी देखने वाली बात है कि आने वाले टाइम में क्या दिल्ली की जनता सहानुभूति के आधार पर वोट देती है
कि अब आम आदमी पार्टी के तमाम मंत्री, तमाम सांसद जो है और सहानुभूति का वोट बटोर पाते हैं, समझा पाते हैं लोगों को या नहीं। लेकिन आज का जो ये हाईकोर्ट का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लेकर के बहुत बड़ा झटका साबित हुआ है। ठीक है राहुल, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से बड़ा झटका केजरीवाल को, उनकी पूरी पार्टी को लगा है। उनकी जो जमानत याचिका थी उसे खारिज कर दिया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट बैंक की चिंता है, इसीलिए इनके नेता रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं पहुंचे, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वहीं शाह ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं जो 70 सालों में नहीं लिए गए। आतंकवाद को समाप्त किया गया, कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया, देश भर से आतंकवाद खत्म किया गया। अब छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद को भी 1-2 साल में खत्म कर दिया जाएगा। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी जयदास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयदास, लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी चुनावी हुंकार भर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे छत्तीसगढ़ और नक्सलवाद को लेकर के उन्होंने तमाम बातें कही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार नक्सलवाद के खात्मे की बात कही जा रही है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे पूर्व की जो राज्य की सरकार थी कांग्रेस की, वो भी करते रहे हैं, लेकिन आम जनजीवन जो है वो भी लगातार प्रभावित हो रहा है। ऐसे में नक्सलवाद को खत्म करने की बात जिस तरह से की जा रही है, क्या आने वाले समय में स्थितियां बदलती हुई नजर आ सकती हैं? ग्राउंड जीरो पे आप मौजूद रहते हैं, जनता से भी आपकी बातचीत होती रहती है, इस स्थिति के साथ में इस बात को समझाइए। जी देखिए, आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांकेर की सभा में बड़ी बात बोल गए हैं। उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा है कि आने वाले 2 से 3 सालों में जो है नक्सली का खात्मे किया जाएगा। जो छत्तीसगढ़ में नक्सली जो आए दिन कांड होते रहते हैं उस पर जो है उन्होंने बयान देते हुए कहा। इसके अलावा उन्होंने आतंकवाद पर भी हमला बोला और उन्होंने कहा कि आतंकवाद को समाप्त किया गया है, कश्मीर से धारा 370 हटा दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए देश भर में नक्सल को खत्म किए जाने वाले में, तो उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में 2-3 सालों का जिक्र करते हुए उन्होंने कह दिया कि आने वाले समय में नक्सलवाद भी पूरे जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने वही मोदी जी के बीते 10 वर्षों में जो बड़ा परिवर्तन हुआ है उस बात जो बड़ा परिवर्तन की बात की है। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके पास 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है और आने वाले 25 वर्षों का एजेंडा भी है। तो इस तरीके से पूरे उन्होंने आदिवासी बहुल क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए आदिवासी लोगों को रिझाने की कोशिश की है और कहीं ना कहीं अपने पक्ष में मतदान के लिए प्रेरित किए। जी जयदास, कितना असर ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है, क्योंकि आम जनजीवन जो है छत्तीसगढ़ में वो लगातार प्रभावित होता रहा है? निश्चित ही अभी वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में पिछले 11 लोकसभा जो पिछले चुनाव हुए आम चुनाव, उसमें 11 लोकसभा सीटों में जो है 9 लोकसभा सीटों पर जो है बीजेपी का कब्जा था, 2 कांग्रेस का था। लेकिन अभी वर्तमान की स्थिति देखा जाए तो बीजेपी 11 के 11 लोकसभा जीतने के उम्मीद से जो है जनसभाएं कर रहे हैं और लगातार उनके जो नेता मंत्री हैं वे दौरा कर रहे हैं। और कहा यह भी जा सकता है कि अभी जिस तरीके से वहाँ हालात है कांकेर में, चाहे वो नक्सली हमला को लेकर बात की जाए या नक्सलियों के खात्मे की बात की जाए, तो निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि जो पब्लिक है उनको अपने पक्ष में लाने के लिए तमाम जो मोदी की गारंटी की बातें हैं या अन्य जो और भी योजनाएं हैं उनको सामने रखा जा रहा है और जनता को अपने पक्ष में लाने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है जयदास, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अमित शाह कांकेर पहुंचे, चुनावी सभा को संबोधित किया और इसके साथ ही 2 से 3 साल में नक्सलवाद को खत्म करने की बात भी कही है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर सीकरी के विधानसभा में किरावली में जनसभा की है। इस दौरान तमाम बड़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद रहे। मुख्तार अंसारी की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ने पर उन्होंने सपा बसपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मुख्तार का नाम लिए बिना सीएम ने कहा कि आज कांग्रेस सपा बसपा के लोग माफिया की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ रहे हैं, इनको कह दो कि वोट तो कमल के निशान पर जाएगा, आपको 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं, 5 साल जाकर फातिहा पढ़ो। सीएम ने आगे कहा कि अयोध्या काशी ने अपना लक्ष्य पा लिया है, अब ब्रजभूमि की ही बारी है। एक तरफ कांग्रेस सपा बसपा थी, राम जन्मभूमि के लिए हमसे प्रमाण पूछते थे, रामकृष्ण हुए ही नहीं ये भी कहते थे, जैसे सृष्टि के पहले कांग्रेस सपा बसपा ही हुए थे। मोदी के कारण इनका झूठ फेल हो गया और 500 साल बाद रामलला प्रकट हो गए हैं। तो 500 साल बाद रामलला प्रकट हो गए, ऐसा सीएम योगी ने कहा। और फातिहा पढ़ने पर मुख्तार के और इस दौरान जमकर निशाना भी विपक्षी दलों पर साधा है।
मुख्तार की कब्र पर फातिहा पढ़ने पर सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्षियों पर बरस पड़े और कहा कि सपा के लोग माफिया की कब्र पर जाकर के फातिहा पढ़ते हैं। आप लोगों को जनता 5 साल की छुट्टी दे रही है और माफिया की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़े। इस तरह की तमाम बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर सीकरी में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान कही और इसके साथ ही कहा कि एक बार फिर से केंद्र की सत्ता में बीजेपी आने वाली है। कहा कि हम सभी सहयोगी दलों के साथ मिल करके एक बार फिर से एनडीए की सरकार केंद्र में बनाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अब अयोध्या काशी के बाद अब ब्रज की बारी है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ आगरा से हमारे सहयोगी फरहान खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरहान, आज सीएम की जो जनसभा थी उसमें उन्होंने तमाम बातें कही और मुख्तार अंसारी की कब्र पर विपक्षियों के फातिहा पढ़ने पर भी जमकर निशाना साधा है। उत्तर प्रदेश में हम लगातार देखते रहते हैं कि धर्म की बात सभी जनसभाओं में होती रहती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। इसका कितना असर हालांकि उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। राम जन्मभूमि के बाद जो जनता का झुकाव है वो बीजेपी की तरफ काफी कुछ भी नजर आया है ग्राउंड जीरो पर। सीगरी गिरावली में जनसभा को संबोधित करने यहाँ पहुंचे थे। फतेहपुर सीगरी से जो लोकसभा सांसद हैं भाजपा से राजकुमार चाहर, उनके लिए यहाँ जनसभा को संबोधित करने यहाँ पहुंचे थे। यहाँ मंच से के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्तार की अंसारी की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ने पर उन्होंने सपा बसपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। मुख्तार का नाम लिए बिना सीएम ने कहा, आज कांग्रेस सपा बसपा के लोग माफिया की कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ रहे हैं। इनको कह दो कि वोट तो सिर्फ कमल के पर निशान पर ही जाएगा। आपको 5 साल की छुट्टी दे रहे हैं, 5 साल जाकर फातिहा पढ़ो। वही मंच से भाजपा सरकार की योजनाओं के बारे में जनताओं को संबोधन से बताया कि इस बार फतेहपुर सीकरी की जनता से अपील की जा रही है कि वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दें और उसको विजयी बनाएं और हर यहाँ का जो कार्यकर्ता है, जो यहाँ का वोटर है, वो अपने आप में राजकुमार चाहर समझे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता समझे और यहाँ पे विकास के कार्य को लेकर हम यहाँ कार्य करेगी। जी। और फरहान, कितना असर ग्राउंड जीरो पर देखने को मिलेगा और काशी में लगातार डेवलपमेंट को लेकर के और राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा के बाद? जी बिल्कुल, बात की जाए तो आगरा लोकसभा की सीट की बात की जाए तो यहाँ आगरा लोकसभा सीट के अंदर एसपी सिंह बघेल जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। फतेहपुर सीकरी की बात किया तो यहाँ के जो मौजूदा जो सांसद थे वो राजकुमार चाहते दोबारा जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उन पर विश्वास जताया है। तो वही लोकसभा जो भारतीय जनता पार्टी फतेहपुर सीकरी के जो मौजूदा सिटिंग एमएलए हैं चौधरी बाबूलाल, उनके बेटे ने जो है राजकुमार चाहर के खिलाफ निर्दलीय पर्चा जो है दाखिल कर दिया गया है। रामेश्वर चौधरी इनका नाम है और जिसको लेकर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के अंतर कलह की जो है सामने उजागर हो रही है। तो साफ तौर से देखने को कहा जा रहा है कि पार्टी का ही नेतृत्व यानी कि विधायक के सुपुत्र रामेश्वर चौधरी अपने ही सांसद के सामने प्रतिबंधित खड़े हो गए हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसका खासा असर जो है लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा। जी ठीक है, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फतेहपुर सीकरी में सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्षियों पर जमकर बरसे हैं और एक बार फिर से जीत की बात कही है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एनआईए ने तलाशी अभियान चलाया। इसके तहत करीब 9 जगहों पर छापामारी कार्रवाई की गई है। एनआईए, पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर श्रीनगर जिले में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। छापेमारी उग्रवाद केस आरसी को लेकर के की जा रही है। हालांकि अब तक मामले में गिरफ्तारी की बात निकलकर सामने नहीं आई है। तो श्रीनगर में एनआईए की ये रेड चल रही है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी एजाज राशिद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज, जिस तरह से आतंकवाद के खात्मे को लेकर के जम्मू कश्मीर में लगातार देखा जाता है कि रेड्स पड़ते रहते हैं और एक बार फिर से श्रीनगर में एनआईए की बड़ी रेड, अब तक क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आया है? जी, मैं आपको बता दूं कि मिलिटेंट केस के सिलसिले में कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने श्रीनगर में कई मकामात पर छापे डाली। बताया जाता है कि एनआईए, पुलिस, सीआरपीएफ के साथ मिलकर जिला श्रीनगर के कई इलाके में छापे मारी। अक्सरियत पसंद के केस RC 522 से मुतल्लक किए जा रहे हैं। जराये के मुताबिक जिला श्रीनगर के कम से कम 9 मुकामात पर छापेमारी जारी है। जी ठीक है एजाज, तमाम जानकारियों के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो गिरफ्तारी को लेकर के संशय बरकरार है। श्रीनगर में एनआईए की रेड चल रही है। आतंकवाद को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई जारी है। करीब 9 जगहों पर छापेमारी कार्रवाई चल रही है। गिरफ्तारी को लेकर के संशय बना हुआ है। श्रीनगर में एनआईए की ये रेड चल रही है। तमाम जानकारियां
लगातार आपको बताते रहेंगे, तमाम अपडेट्स भी साझा करते रहेंगे। फिलहाल करीब 9 जगहों पर ये छापेमारी कार्रवाई चल रही है। हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।